हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ 23 अगस्त 2022 द हिंदू एडिशन। तो फ्रेंड्स, आज का न्यूज़पेपर अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद फैक्चुअल न्यूज़ ऑल्सो एंड ऑल्सो मैं आप लोगों को किसी न्यूज़ से रिलेटेड कुछ न्यूज़ से रिलेटेड उनके बारे में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँगा विच आर इंटरेस्टिंग ऑल्सो and important from the exam point of view. So please be with us and we will be discussing these issues on the foreign page also, on the economic page also. Okay, then in today's newspaper sports पे कुछ ज़्यादा ही फोकस है। एक तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर फोकस है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पे फोकस है, उसके बाद इंडियन ओलंपिक कमिटी और वी विल बी फोकसिंग ऑन चेस ऑल्सो, दैट इज क्रिप्टो कप. So we have very important news related to टोमेटो फ्लू ऑल्सो. टोमेटो फ्लू के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हमें एग्जाम के लिए चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन आज के न्यूज़पेपर में है. सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़ फर्स्ट. द फर्स्ट न्यूज़ विच इज़ कमिंग इज दैट सुप्रीम कोर्ट हैज सेंड्स बॉल बैक टू ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कोर्ट टू सैल्वेज अ वर्ल्ड कप, मीन टू सेव अ वर्ल्ड कप. ये कौन से वर्ल्ड कप के बारे में बात हो रही है? ये वर्ल्ड कप जो है दैट इज़ अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप विच वॉज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन अक्टूबर इन इंडिया. बट क्या हुआ कि जो फीफा है, ठीक है ना, उसने सस्पेंड कर दिया AIFF को. ठीक, जैसा कि हम जानते हैं, हमने ये न्यूज़ पहले भी डिस्कस किया था कि AIFF में जो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन था उसको फीफा ने मंजूरी नहीं दी. अब ये थर्ड पार्टी इंटरवेंशन क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया टू लुक आफ्टर AIFF एंड टू मेक इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. फाइन. उसके बाद इलेक्शंस होने थे. आफ्टर दैट AIFF का न्यू एग्जीक्यूटिव कमेटी बनना था. अब यहाँ पे ये जो होगी, जो कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर है विच इज़ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड, दिस वॉज सीन एज द थर्ड पार्टी इंटरवेंशन बाई फीफा. तो फीफा ने इसको सस्पेंड कर दिया. सेकेंड चीज़ ये है कि जो कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ने जो एग्जीक्यूटिव कमेटी को इलेक्ट करने के लिए जो कमेटी बनाई थी उसमें 50-50% रिप्रेजेंटेशन दिया था स्टेट एसोसिएशन को और 50% रिप्रेजेंटेशन दिया था स्पोर्ट्स पर्सनस को. ओके, विच गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फीफा. फीफा कहता है कि आप स्पोर्ट्स पर्सनस को मैक्सिमम 25% रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो इन द इलेक्टिंग कमिटी, नॉट मोर देन दैट. ओके, तो यहाँ पे इसको भी रिफॉर्म करना था ताकि AIFF को फीफा की रिकग्निशन फिर से मिले और अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप अक्टूबर में एक बार फिर से हो. तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने टर्मिनेट कर दिया है अपना जो कोर्ट ऑफ कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स था टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन. सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन विच इज़ नेसेसरी टू ओवरकम द सस्पेंशन विच हैज़ बीन इम्पोज्ड बाय फीफा. ओके, दैट इज द थिंग. नाउ अब कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर की जगह पे अब यहाँ पे क्या होगा? सो द कोर्ट हैज़ ट्रांसफर द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ AIFF फ्रॉम द हैंड्स ऑफ COA टू फेडरेशन एडमिनिस्ट्रेशन लेड बाय इट्स एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल. तो अब एक फेडरेशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है विच विल बी लेड बाय एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल. नाउ दे विल बी लुकिंग आफ्टर द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन. ओके, सो यहाँ पे ये चेंज आया है. तो जो मेन चेंज है वो ये है कि कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर से अब जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल देखेंगे. ओके, फाइन. अच्छा, अब हम आते हैं सेकंड कंडीशन पे. सेकंड कंडीशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पोर्ट्स एसोसिएशन एंड प्लेयर्स. तो फीफा कहता है कि एक्स स्पोर्ट्स पर्सन को हम 25% से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते. अब उस चीज़ को एडहेयर करने के लिए अब हम अगर देखेंगे तो जो वोटर्स लिस्ट है फॉर द इलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी, अब उसमें क्या होगा? दैट वी विल बी हैविंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, दैट इज 35+1 एसोसिएशन. फाइन. उसके साथ साथ जो रिटर्निंग ऑफिसर होंगे इलेक्शन के वो कौन होंगे? वो होंगे उमेश सिन्हा एंड तपस भट्टाचार्य. अब जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी AIFF का दैट विल कंप्राइज ऑफ 23%. ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव कमेटी में अब 23% होने वाले हैं. उसमें से 17 मेंबर्स जो होंगे, ओके, दे विल बी कमिंग फ्रॉम 36 मेंबर एसोसिएशंस ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. तो
जो 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, so 17 members will be coming from there and just 6 members they will be drawn from eminent players. Okay, out of that 6, 4 will be men and 2 will be women, satisfying the FIFA condition कि executive committee पे not more than 25% should be the representation of ex-sports person. That is the thing. Now coming to the next affair, that is IOA, Indian International Olympic Association. अब यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने सिंपल सा इशू है, जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में जो इशू चल रहा था वही इशू यहाँ पे भी चल रहा है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का सस्पेंशन बस इसीलिए हुआ कि कोर्ट अपॉइंटेड कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में AIFF का एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया, जिसको थर्ड पार्टी इंटरवेंशन समझा गया बाय फीफा। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने लास्ट वीक एक जजमेंट पास किया जहाँ पे इंडियन ओलंपिक कमेटी का भी एडमिनिस्ट्रेशन एक कोर्ट अपॉइंटेड कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर को दिया गया है। नाउ अगेन द सेंटर हैज अर्ज्ड सुप्रीम कोर्ट टू रिमूव दिस कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, अदरवाइज द इंडियन ओलंपिक कमिटी विल आल्सो सफर द बैन फ्रॉम इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। फाइन, so Supreme Court has now passed the status quo order. It has listed the case after 4 weeks. Now the next is a panel begins talking on MSP and natural farming. Now also again this is important, तो हम यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट मीटिंग है that is on minimum support price. तो जो कमिटी एस्टेब्लिश किया गया था यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू, that is कमिटी ऑन मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इट इज़ हेडेड बाई फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी संजय अग्रवाल। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ दे आर डिस्कसिंग इश्यूज लाइक नेचुरल फार्मिंग, चेंजिंग द क्रॉपिंग पैटर्न एंड एंश्योरिंग MSP टू फार्मर्स। ओके, MSP का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, तो ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो सोविंग सीजन के पहले अनाउंस किया जाता है, सो दैट फार्मर्स आर एश्योर्ड ऑफ remunerative prices for their crops and harvest. So over here now see the panel is also going to deliberate on certain more issues for related to farming. पहला क्या है? कृषि विज्ञान केंद्र and the other research and development institutions को develop करना, so that farmers they have scientific knowledge about the what types of crops they should grow. ठीक, सेकेंड जो है now is crop diversification policy to change the cropping pattern according to the changing needs of the country. ओके, सो क्रॉपिंग पैटर्न है, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कि क्रॉपिंग पैटर्न कभी कभी एग्रो इकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर आप ड्राई रीजन में शुगर केन या राइस का कल्टीवेशन करते हो विच इज़ वेरी वाटर इंटेंसिव क्रॉप, सो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू लीड टू इकोलॉजिकल डैमेजेस. So over here there is a need for changing the cropping pattern according to the agroecological needs. अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए इस कमेटी ने 4 सब ग्रुप्स बनाए हैं on 3 topics, that is MSP, natural farming and crop diversification. The next news is related to tomato flu. ठीक है ना, तो here we are going to study about tomato flu. तो लैंसेट का एक रिपोर्ट आया है, वो ये कह रहा है कि जो टोमेटो फ्लू है वो बच्चे जो 5 साल के नीचे होते हैं उनके अंदर ये ट्रांसमिट बहुत ज़्यादा रेट से करता है. ओके, सो इट इज़ अ न्यू इन्फेक्शन विच इज़ कॉल्ड एज टोमेटो फ्लू और टोमेटो फीवर. एंड लैंसेट रिपोर्ट अब कह रहा है कि चिल्ड्रन यंगर देन 5 दे हैव द ग्रेटर टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट दिस डिजीज़. तो ये जो नॉन लाइफ थ्रेटनिंग वायरस है ये सबसे पहले कहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया था? सो इट वाज आइडेंटिफाइड इन कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला ऑन May 6 और जुलाई 26 तक देर आर 82 चिल्ड्रन यंगर देन 5 हु हैव बीन रिपोर्टेड टू हैव दिस केस इन केरला. उसके बाद दिस रिपोर्ट टोमेटो फ्लू वायरस हैज़ ऑल्सो बीन डिटेक्टेड इन तमिलनाडु, केरला एंड इवन इन ओडिशा. ओके, अब इन रीजन्स को छोड़ के बाकी किसी रीजन में टोमेटो फ्लू अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है. अब इसके जो प्राइमरी सिम्टम्स हैं वो नॉर्मल फ्लू जैसे चिकनगुनिया होता है उन्हीं की तरह है. दो सिम्टम्स आर हाई फीवर, रैशेस, इंटेंस पेन इन द जॉइंट. जो आगे के सिम्टम्स होते हैं दोज आर फटीग, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, डिहाइड्रेशन, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, बॉडी एक, कॉमन इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स विच आर ऑल्सो मैनिफेस्टेड इन डेंगू. फाइन, अब कुछ डिजीज़ है टोमेटो फ्लू उसी के सिमिलर है जैसे चिकनगुनिया, डेंगू, हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़. तो ट्रीटमेंट भी कुछ कुछ वैसा ही चलता है जैसे कि
isolation, rest, plenty of fluids, hot water sponge for relief of irritation and rashes. Okay, now see, अब टोमेटो फ्लू जो है उसके कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन. तो टोमेटो फ्लू किस वायरस की वजह से होता है? तो यहाँ पे देखिए नाम यहाँ पे दिया गया है, दैट इज कॉक्सैक्ली वायरस. ओके, कॉक्सैक्ली वायरस A16. फाइन, एंड इट बिलोंग्स टू एंटेरोवायरस फैमिली. ओके, now if you will just see hand, foot and mouth disease, it is also a disease which is caused by enteroviruses. तो इसके जो टाइप्स हैं लाइक कॉक्सैकी A16, EV A71, कॉक्सैकी A6, कॉक्सैकी B and ecoviruses. Now the next is India Iran has signed a pact to aid movement of seafarers. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट छाबार पोर्ट. तो हम देखेंगे कि छाबार पोर्ट, तो हमने छाबार पोर्ट बहुत बार डिस्कस किया है छाबार पोर्ट के बारे में. तो छाबार पोर्ट जो है ये गल्फ ऑफ ओमान में है. ठीक है, फाइन, एंड इट इज़ लोकेटेड इन ईरान. एंड 23 अगस्त जो है इट इज़ सेलिब्रेटेड एज छाबार डे. Fine, it is celebrated as Chabar Day. Now there are certain Indian companies which are involved in the development of Chabar port. Okay, तो यहाँ पे if you will just see over here, so India Ports Global Private Limited, it has assumed the operation of Shahid Beheshti Port. ठीक है, ये एक पोर्ट है जो छाबार पोर्ट में आता है. छाबार पोर्ट की एक खासियत ये है कि ये ईरान का अकेला एक पोर्ट है. ओके, सो नाउ यहाँ पे एक इंडियन कंपनी इन्वॉल्व है विच इन द डेवलपमेंट ऑफ शाहिद बेहेश्ती पोर्ट. ये शाहिद बेहेश्ती पोर्ट है, ये छाबार पोर्ट का एक पार्ट है. फाइन, हैंडलिंग 4.8 मिलियन टन्स ऑफ बल्क कार्गो. अब ये जो पोर्ट डेवलप हो रहा है इसमें ईरानियन कंपनीज देखिए कौन कौन सी है, दैट इज़ ईरान पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ईरानियन कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन, छाबार फ्री जोन अथॉरिटी, शाहिद बेहेश्ती पोर्ट अथॉरिटी. दीज आर द अदर स्टेक होल्डर्स विच आर इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ छाबार पोर्ट. फाइन, now over here if you will just see that what is the importance of Chabar port for India. तो यहाँ पे देखेंगे कि the role of Chabar as a trade multiplier for the region was highlighted by Union Minister. Okay, and the port act as a swift economical trade conduit between Central Asia and South Asia and Southeast Asia. This point is very important. ये छाबार पोर्ट की कनेक्टिविटी के इम्पोर्टेंस को बताता है कि छाबार पोर्ट के डेवलप होने से there will be greater connectivity between India, Iran, Central Asia and even Southeast Asia. Okay, now यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ है, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड ईरान which will help in movement of seafarers between the two countries. So इस मेमोरेंडम के अंदर क्या है, that recognition of certificates of competency in unlimited voyage to help the seafarers. Okay, now this is based on the International Convention on Standards of Training, Certification and Watch Keeping for Seafarers 1978. अब इसको साइन किसने किया, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री का नाम है. So the MOU it was signed during a bilateral meeting between Union Minister for Port, Shipping and Waterways and Ayush, he is Sabrananda Sonwal. और जो ईरानियन साइड से जो मिनिस्टर हैं, ही इज़ ईरानियन मिनिस्टर ऑफ रोड्स एंड अर्बन डेवलपमेंट रोस्तम घाशमी. सो दिस नेम्स आर इम्पॉर्टेंट. कुछ नाम ऐसे भी हैं जो हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट हैं. सो इफ यू विल जस्ट सी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ईरान मोहम्मद मुकबेर. ओके, ही इज़ ऑल्सो स्पेशल इनवॉय फॉर रिलेशंस विद इंडिया. The next is universities can hire experts as faculty. Now this is the again important news. तो वन लाइनर टाइप का है. तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक डिसीजन लिया है. इस डिसीजन के अंदर क्या होगा कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक्सपर्ट्स को हायर कर सकते हैं एज अ फैकल्टी मेंबर्स अंडर अ न्यू कैटेगरी. ये न्यू कैटेगरी क्या होगा, दे विल बी कॉल्ड एज प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस. ओके, अब इस प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस में जिनका रिक्रूटमेंट होगा या जिनका अपॉइंटमेंट होगा उनके लिए academic qualification और publication requirement जो होता है UGC का, it will not be mandatory. Okay, but their experience will be mandatory. Now let's come to foreign page.
तो फॉरेन पेज में अगेन दिस इज जस्ट अ वन लाइनर दैट इमरान खान हैज बीन चार्ज्ड विद terrorism, so he has got a protective bail for next 3 days. Fine, so now he has been inducted under terrorism charges, which has led to escalation of political tension. So we will see that how it folds out. Okay, but here if you will just see the important news on the foreign page is this one. तो ये हमने पहले भी एक न्यूज़ किया था केन्या के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ओके कौन जीता है. सो विलियम रूटो ही इज द प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ केन्या और जो डिफीटेड कैंडिडेट हैं वो हैं राला ओडिंगा. Now the next is United Nations Security Council. So we all know that United Nations Security Council, it is a permanent body of the United Nations. It has 15 members. 5 are permanent members. Those 5 permanent members are also called as P5 members. These P5 members are Russia, China, United States, United Kingdom and France. ओके और जो बाकी जो 10 मेंबर्स होते हैं दे आर इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 2 years. फाइन. इसकी जो प्रेसिडेंसी होती है वो हर महीने चेंज होती है. फॉर एग्जांपल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त चाइना इज़ द चेयर कंट्री ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक मीटिंग हो रही थी जिसका थीम था प्रमोट कॉमन सिक्योरिटी थ्रू डायलॉग एंड कोऑपरेशन. तो यहाँ पे जो इंडिया की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूनाइटेड नेशन रुचिरा कंबोज. Okay, so she has given the India stand that India has called for countries to respect each other's sovereignty and territorial integrity. उसके साथ साथ इन्होंने एक सेकेंड पॉइंट भी हाईलाइट किया है दैट इज शी हैज़ ऑल्सो वार्न दैट UN was in real danger by being superseded by more democratic groupings if the Security Council was not reformed. तो ये जो एक इशू की तरफ ये हाईलाइट कर रही हैं ये बहुत पुराना मुद्दा है दैट इज़ एक्सपेंशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशली देयर मेंबरशिप परमानेंट मेंबरशिप. ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप के लिए बात करते हैं सो 2 ग्रुप्स कम इनटू 4. वन इज G4 एंड द नेक्स्ट इज यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस. ठीक है, इसका निक नेम है कॉफ़ी क्लब. ठीक, अब हम अगर G4 में देखेंगे सो वी हैव जापान, इंडिया, जर्मनी एंड ब्राज़ील. ठीक है ना. सो दिस इज वन ग्रुप विच इज लुकिंग फॉर द एक्सपेंशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड मोर मेंबर्स शुड बिकम परमानेंट. दैट शुड बी रिफॉर्म इन द मेंबरशिप. उसके बाद 1995 में इटली ने एक और ग्रुप बनाया. ठीक है ना, इटली अलॉन्ग विद पाकिस्तान, Mexico and Egypt. Okay, now this is the group, another group which want reform in United Nations Security Council. Okay, इनका जो proposal है वो G4 ग्रुप से थोड़ा अलग है. Later more countries like Canada, Argentina and Turkey, they also became the member of Uniting for Consensus. Okay. Now see the next theme which our permanent representative Miss Ruchira Kamboj is highlighting is that is common security. So now she is saying कि जो common security मतलब जिसमें सब country secure हैं ये तभी possible है when every country is upholding the rule based international order, international law. Okay, and they should respect the sovereignty and territorial integrity of all member states. Okay, so she is saying that free and open is also frequently used to describe an objective for the Indo-Pacific region which is held by India and some Quad grouping members. Okay, as counter to Beijing's assertive stance in the region. So again now see here again the focus has shifted to Indo-Pacific region. ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि जो ताइवान चाइना क्राइसिस चल रहा है दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडो-पैसिफिक रीजन. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वाड की बात आई है. सो क्वाड, तो व्हाट इज़ क्वाड? इट इज़ क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग. 4 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं. सो इंडिया इसका एक मेंबर है, जापान मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया एंड USA. फाइन. अलॉन्ग विद दैट
USA, Australia and UK, they have also formed a trilateral security alliance group called as AUKUS, AUKUS. फाइन. तो चाइना जो है वो इन सब ग्रुप्स को कहता है कि इट इज़ लाइक अ न्यू नाटो इन इंडो पैसिफिक. चाइना criticizes Quad and AUKUS both, calling it that it is a US attempt to create a new Cold War in Indo-Pacific region. अब देखिए the next point which is very important is कि now she is highlighting that any coercive or unilateral action that seeks to change the status quo by force, okay, is threat to common security. जैसे कि now यहाँ पे विल्ड रेफरेंस है, डायरेक्टली नहीं कहा है, बट ये विल्ड रेफरेंस है जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है और जो चाइना ताइवान का जो क्राइसिस चल रहा है. नाउ अगेन विथ जस्ट अ वन लाइनर. सो प्रेसिडेंट जो बाइडेन के जो कोविड एडवाइजर हैं एंथनी फॉकी, नाउ ही हैज announced to tender his resignation. Okay, so over here now he will be resigning from both the position, that is as the director of National Institute of Allergy and Infectious Disease and as a chief medical advisor to President of USA. Now from economics point of view, now see this news is very important, that we know that the global growth is suffering because of COVID-19 pandemic and the ongoing Russia-Ukraine crisis. तो मैं जैसे कि कुछ दिन पहले यूएसए में भी पढ़ा था कि वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो 40 साल के बाद बहुत ज़्यादा हो गया है, अराउंड 9 to 10%. सो द फेडरल रिजर्व विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए, इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग द रेट विच ऑल्सो लेड टू फ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज, अदर डेवलप्ड कंट्रीज, विच लेड टू डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी. नाउ देखिए कुछ सिमिलर स्टोरी जो है वो यूके का भी है, that Britain has recorded its biggest fall in output in more than 300 years in 2020 because of COVID-19 pandemic. Okay, so that is important. Now if you will just see, यहाँ पे कुछ historical data भी आए हुए हैं जो बड़े interesting हैं. It says that it is the biggest fall in output since the Great Frost of 1709. Okay. The next is a one-liner. If you will just see that UK supercar firm McLaren to enter India. Now here ये one-liner होता है कि that which McLaren is the automobile company of which country? UK. Yeah, which automobile company of UK has recently announced to enter India? So the answer is McLaren. ठीक है, आप you can try framing the questions just by looking at the information. So if you will just see that British luxury supercar maker McLaren Automotive has said that they will enter the Indian market. It's for 41st global territory. Okay. Now coming to sports. ठीक है, अब यहाँ पे we are talking about FTX Crypto Cup. तो FTX Crypto Cup में दो लोगों का बात करना बहुत ज़रूरी है. एक तो मैग्नस कार्लसन जो वर्ल्ड चैम्पियन है चेस के, ओके, एंड देन प्रागनंदा. ओके, सो ही इज़ फ्रॉम चेन्नई. सो इफ यू विल जस्ट सी प्रागनंदा, तो इन्होंने 3 गेम में मैग्नस कार्लसन को हराया, बट इनकी जो ओवरऑल पॉइंट थी वो मैग्नस कार्लसन से 1 पॉइंट कम थी. सो ही वॉज डिक्लेयर्ड एज रनर अप ऑफ FTX क्रिप्टो कप एंड विनर वॉज मैग्नस कार्लसन. ओके, नाउ प्रागनंदा, he has played a very important role in making India team to win bronze medal in 44th Chess Olympiad, which was recently organized in Chennai, Mamallapuram. तो सी देखिए यहाँ पे this is the second point which is important. So Carlson he tallied 16 points, one more than Pragananda. Okay, and Alireza Firouzja, मतलब प्रागनंदा और अलीरेजा फिरोजिया का सेम पॉइंट था, 15-15. कार्लसन का 16 था, बट फर्स्ट राउंड में प्रागनंदा ने डिफीट किया था फिरोजा को. सो दैट्स वाई ही वॉज एडजज्ड एज रनर अप इन द FTX क्रिप्टो कप. नाउ फ्रेंड्स, लेट्स कम अराउंड द न्यू कंट्रोवर्सी विच इज गोइंग ऑन अबाउट दिल्ली एक्साइज पॉलिसी. सो दिस इज द एक्सप्लेनर सीरीज विच विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी. ठीक है, तो जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 इट वॉज लॉन्च इन नवंबर लास्ट ईयर. And now if you will just see some of the highlights. So see, जो पहला हाईलाइट था कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी अब लीकर शॉप नहीं होगा.
ठीक है, ऑल द लिकर शॉप विल बी प्राइवेटली ओन्ड एंड द एम वॉज टू प्रोवाइड मोर चॉइस टू अल्कोहल कंज्यूमर्स बाय प्रोवाइडिंग मोर वेराइटीज टू कंज्यूमर्स। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ें और भी थी सेकेंड पॉइंट, जो एज है अल्कोहल कंजम्पशन का उसको 25 से 18 कर दिया गया था। ओके, और ये भी मैंडेट किया गया था कि हर एक वार्ड में कम से कम 3 दुकानें लीकर की होनी चाहिए। ओके, और एम ये था कि जो टोटल लीकर शॉप होंगी दिल्ली में दैट विल इंक्रीज फ्रॉम 630 टू 850। फाइन, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि एक पर्सन जो है 1 person कैन होल्ड मोर देन 1 लीगल रिटेल लाइसेंस। ओके, अंडर दिस न्यू पॉलिसी। फाइन, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो दिक्कत आई वो ये आई कि इस जैसे ये इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हुआ वैसे ही ये दिक्कत में आ गया। बिकॉज अगर हम देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द लीकर वेंड्स दे वर लोकेटेड नियर स्कूल्स, रिलीजियस पैलेसेस एंड अनऑथराइज्ड एरिया, जो मास्टर प्लान फॉर दिल्ली जिसको अप्रूव नहीं करता है। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज़ कि टोटल 850 शॉप खुलने का इरादा था, खुला कितना 468, विच ऑल्सो कॉस्ट रेवेन्यू लॉसेस टू द गवर्नमेंट। उसके बाद जुलाई में जो हमारे दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने एक CBI प्रोब इनिशिएट किया इस पॉलिसी को लेके। ओके, जब उन्होंने एक रिपोर्ट रिसीव किया फ्रॉम द चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, चीफ सेक्रेटरी ने उन्होंने रिपोर्ट में हाईलाइट किया था कि यहाँ पे डेलिब्रेट और ग्रॉस प्रोसीजरल लैप्सेस हुए हैं इन दिस न्यू पॉलिसी एंड देयर इज ऑल्सो अनड्यू फाइनेंशियल फेवर्स टू लीकर लाइसेंसेस, सो दैट्स वाई द CBI प्रोब इज गोइंग ऑन। नेक्स्ट, ये एक्सप्लेनर सीरीज तो है बट हम लोगों को इसको एज अ वन लाइनर करना है दैट केरला सवारी इट इज़ इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन टैक्सी सर्विस एज अ पब्लिक ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर हम केरला सवारी के बारे में पढ़ेंगे, सो इट इज़ गोइंग टू एंश्योर अ डिसेंट सर्विस टू पैसेंजर्स अलॉन्ग विथ फेयर रिम्यूनरेशन टू ऑटो टैक्सी वर्कर्स। इट इज़ गोइंग टू बी ऑपरेटेड बाई मोटर वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड एंड अंडर द एजिस ऑफ लेबर डिपार्टमेंट ऑफ केरला। जो सर्विस चार्जेस होगी, जो नॉर्मली जो उबर ओला होते हैं वो 20 से 30% सर्विस चार्जेस कलेक्ट करते हैं, बट केरला सवारी में इट विल बी ओनली 8% सर्विस चार्ज। देन इट विल बी सेफ एंड रिलायबल फॉर वुमेन, चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन्स। वाई? क्योंकि इसमें जो ड्राइवर्स होंगे वो तभी इस ऐप के अंडर रजिस्टर कर सकते हैं जब उनको जब पुलिस से क्लैरिफिकेशन मिल चुकी है या तो उनका पुलिस से वेरिफिकेशन हो चुका है। ठीक है, वन ऑफ द मेन थिंग अबाउट दिस पॉलिसी दैट वाई दिस पॉलिसी हैज़ कम इन केरला, तो आप लोगों ने नाम सुना भी होगा सर्ज प्राइसिंग का, कि जब पीक डिमांड होता है तो जो कॉस्ट होती है ट्रैवलिंग की ओला उबर पे वो सर्ज कर जाता है, कभी कभी वो 2 गुना 3 गुना सर्ज कर जाता है, कॉजिंग यू कैन से रिक्वायरिंग ह्यूज पेमेंट वाइल ट्रैवलिंग। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद देम विच वाज हाईलाइटेड बाय सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। फाइन, तो इसके नोटिस भी इशू किया था CCPA ने इनको कि दैट दे आर वायलेटिंग द कंज्यूमर राइट्स एंड दे आर प्रैक्टिसिंग द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस थ्रू दिस सर्ज प्राइसिंग। उसके बाद बहुत बार ऐसा भी होता है कि कैंसिलेशन चार्जेस ऐड हो जाते हैं जबकि ड्राइवर खुद मना करता है आने से, उसके बाद भी कैंसिलेशन चार्जेस यूजर से कलेक्ट किया जाता है। फाइन, उसके बाद जो ड्राइवर्स के बिहेवियर कभी कभी अनरूली से होते हैं। So because of all this, now the Labour Department in Kerala has launched the Kerala Savari. So friends, that's all for today. I have covered all the most important news from today's Daily Hindu analysis, important for CLAT, TLET and other law entrance exams. We will meet tomorrow again. Till then, have a nice day. Thank you.